हमारे साथ इरम अब्बासी साहिबा मौजूद हैं और इरम को हमने प्रोग्राम में आज इसलिए दावत दी है कि वो नायरोबी की गई हैं अरशद शरीफ केस के हवाले से। वो वहाँ पर तहकीकात कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं वहाँ पे जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनसे बात कर सकें। वॉइस ऑफ अमेरिका से इरम अब्बासी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया इरम वक्त निकालने के लिए। मैं देख रही थी आज आप रिपोर्टिंग कर रही थी अपने चैनल के लिए भी, तो मैंने आपकी वो ट्रांसमिशन देखी। बात करने की इजाज़त, बात नहीं कर रहा कोई वहाँ पर आप लोगों के साथ अथॉरिटीज़ में से। फिर कंपाउंड में दाखिले की जो इजाज़त है वो भी नहीं दी जा रही है। कोई आसान नहीं है वहाँ पे तहकीक करना, खासतौर पर अगर सहाफ़ी वहाँ पर जाएंगे तो उनके फैसिलिटेट नहीं कर रही वहाँ की लोकल अथॉरिटीज़। जी मारिया, जैसा कि आपने कहा कि मैं खुद वो जगह देखने गई, मगाडी उसका नाम है, जो कि 100 किलोमीटर दूर नायरोबी से है। और बहुत ही जैसे ही आप आगे आगे बढ़ते जाते हैं उस मकाम की जानिब जहाँ पर अरशद शरीफ को पुलिस की गोलियां लगी और वो हलाक हुए उन गोलियों में, वो मकाम है जो कि तंजानिया का जो बॉर्डर है। अगर आप और मजीद थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आप वो पहाड़ियां देख सकते हैं और उन पहाड़ियों से आगे जो है वो तंजानिया है। तो ये बहुत ही रिमोट इलाका है। और जब मैं जाए वकुआ पे जो क्राइम सीन है वहां पर जब मैं गई तो मुझे कोई वहां पर पत्थरों की रुकावटें नजर नहीं आई। और वो रास्ता भी बहुत पथरीला है, पत्थर ही पत्थर है। और वो आप यू कैन टेल कि ये बहुत ही वेल कहते हैं ना कि लेस ट्रैवल एक रास्ता है। और शाम को वहां पर कहा जाता है, बताया जाता है कि गाड़ियों की आमदोरफ्त ना होने के बराबर है। दिन में भी आपको इक्का दुक्का गाड़ियां दिखती है और ज्यादातर वहाँ की जो मसीही कम्युनिटी है वो वहाँ पे दूर दराज घर है, बंजर जमीन है, वहाँ पे वो अपने माल मवेशी लेकर आते हैं। तो वो एक बहुत ही जिसे कहते हैं कि शहर से दूर करके एक हटके एक इलाका है। और वो जगह ढूंढना भी कि कहाँ पर भी नहीं हुआ लेकिन क्योंकि मेरी मकामी सहाफियों से मैं राब्ते में थी तो उनकी मदद से मैं जब वहाँ पर पहुंची तो क्योंकि वहाँ पर एक तो रुकावटें पत्थरों वाली जो है मुझे वहाँ पे पत्थर भी नहीं नजर आए कि वो हटाकर भी कहाँ थे और किस किस्म के पत्थर थे। और पत्थरों से रुकावटें लगाना ये खुद यहाँ की जो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी जो कि पुलिस को इन्वेस्टिगेट कर रही है इसी मामले में, वो खुद भी ये कह रही है। उनकी कमिश्नर से मैंने बात की, कमिश्नर थोरोवे से, जो कि इंडिपेंडेंट पुलिस ओवरसाइट अथॉरिटी की कमिश्नर है। उनका भी ये कहना है कि एक अनयूजुअल बात है पुलिस के लिए वहां पर पत्थरों से रुकावटें लगाना, क्योंकि ये रुकावटें बैरियर से लगाई जाती है। और आपको ये भी बताती चलो कि वहां पर पुलिस की रुकावटें वैसे भी नहीं होती है। वो एक ऐसा इलाका है जहाँ पे कम्युनिटी खुद ही उसको मैनेज कर रही होती है। अच्छा इरम, 2-3 बातें जो आपकी मैंने रिपोर्टिंग से उनको अखज़ भी किया, मैं अनका आपसे दोबारा पूछ भी लें इसी मामले पे। केनियन हुकाम अरशद साहब की पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दे रहे, वो क्यों नहीं फराहम कर रहे? क्योंकि एक तो पाकिस्तान में पोस्टमार्टम हुआ है, वहाँ का पोस्टमार्टम क्यों नहीं मिल पा रहा किसी को? बिल्कुल मारिया, मुझे यहाँ पर आए हुए 4 दिन हो गए हैं और मेरी आने से पहले भी यही कोशिश रही और अब भी मैं कोशिश कर रही हूँ। और हुकाम जो है वो बात करने को भी तैयार नहीं है। मैंने उनसे ऑफ द रिकॉर्ड भी जो पैथोलॉजिस्ट हैं इनके चीफ केनिया के, उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बात करने से इनकार कर रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि कुछ मखसूस कॉपी जो है वो जनरेट की गई थी और वो पोस्टमार्टम की एक कॉपी जो है उनका दावा है कि वो खानदान को दे दी गई है। लेकिन ये FIR की जैसे आप बात करें, पोस्टमार्टम हो गया वो नहीं दिया जा रहा। FIR जो एक पब्लिक रिकॉर्ड होता है वो भी हासिल करना जो है एक मुश्किल काम बन गया है, क्योंकि मगाडी काउंटी जहाँ पर ये वाकया पेश आया उन पुलिस हुकाम की मैं उस पुलिस स्टेशन भी गई तो उनका कहना है कि ये हेडक्वार्टर्स में मामला है। हेडक्वार्टर्स कहते हैं कि जी बहुत हसास मामला है, तो हम जो है हमारे भी हाथ से ये ऊपर से हैं ऑर्डर्स और हम जो है कुछ कर नहीं सकते, आपकी मदद कर नहीं सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको दे दें। तो ये वो तफसीलात है जो कि इस केस के लिए अहम है, लेकिन उनको हासिल करना इवन मकामी सहाफ़ियों के लिए भी एक मुश्किल काम बना हुआ है। अच्छा, पाकिस्तानी सफारत खाना उससे आपका रब्ता हुआ, वो फैसिलिटेट कर रहे हैं, वो इस पे बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल मारिया, मैंने जो यहाँ पे हाई कमिश्नर है सकलैन सईदा, उनसे जो है DC से जब मैं निकल रही थी तब से राब्ते में थी और तभी उन्होंने मुझे कह दिया था कि मैं इस मामले पर बात नहीं करूंगी। लेकिन जब मैं यहाँ पर आई तो मैंने उनसे कोशिश की मिलने की और मेरी उनसे ऑफ द रिकॉर्ड तो मुलाकात हुई। लेकिन वो इस मामले पे कहती हैं कि उनका यही बेसिकली कहना है, उन्होंने माजरत कर ली कि उनके पास कोई डिटेल्स नहीं है। जो 2 रुकनी टीम आई थी वो अपने फैक्ट्स इकट्ठे करके चली गई है। केनियन अथॉरिटीज ने उनकी पूरी मदद की है और वो जो है इस मामले के बारे में कुछ नहीं जानती हैं और ना ही वो इस पर बात कर सकती हैं, क्योंकि ये बहुत हसास मामला है। और फिर जब दोनों मुल्कों के सरबराहान
اس معاملے پر خود ایک واقعے کی فوراً بعد جب انہوں نے بات چیت شروع کر دی تو وہ کہتی ہیں کہ یہ بیسکلی ان سے اوپر کا معاملہ ہے اور اس لیے وہ اس کی تفصیلات یا کیا فیکٹ فائنڈنگ مشن نے کیا ڈھونڈا، کیا ان کو کاغذات پرووائڈ کیے گئے، کہاں ہے ارشد شریف کی بلانگنگ، یہ سب چیزیں کہاں ہیں، ان کے اس حوالے سے ان کے پاس کوئی جوابات نہیں۔ میری آج ہی بلکہ نیشنل ٹی وی کے جو انویسٹیگیٹو رپورٹر ہیں برائن اوبوئل، ان سے ملاقات ہوئی، ان کا میں نے انٹرویو کیا اور ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ وہ ان کے پاس کوئی شواہد نہیں ہے، لیکن جس طرح کے لوپ ہولز ان کے مطابق نظر آ رہے ہیں، جس طرح سے پولیس نے بار بار بیان بدلا، جس طرح سے گاڑی کی اگر تصاویر دیکھی جائیں اور کس طرح سے اس کو شوٹ کیا جائے تو ان کے بھی شکوک و شبہات ہیں کہ معاملہ جو ہے کچھ اور ہے، لیکن کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ لیکن مسٹیکن آئیڈینٹی والا جو ہے اس پر مقامی صحافی بھی یہی دکھائی دیتا ہے کہ وہ متفق نہیں ہے پولیس کی سٹیٹمنٹ سے، اور پھر خود پولیس کا بار بار سٹیٹمنٹ بدلنا بھی ایک انڈیکیشن ان کے مطابق یہ دیتا ہے کہ وہ ایک بیان کو بار بار کیسے بدل سکتے ہیں۔ اور پھر بات یہ ہے کہ اگر بہت سارے صحافی یہاں پہ بھی یہ سوال اٹھاتے ہیں، ہم نے بھی یہ سوال اٹھایا کہ اگر گاڑی میں اگر بچے کے اغوا کا معاملہ تھا تو گاڑی پہ اتنی گولیاں آپ کیسے برسا سکتے ہیں؟ پھر اغوا یا چوری میں آپ پیرا ملٹری ٹائپ ان کی جو فورس ہے GSU اسپیشل فورس ہے اس کو آپ کیوں استعمال کریں گے؟ آپ عام پولیس کو کیوں نہیں استعمال کریں گے چوری چکاری اغوا کے معاملے میں، جو کہ ایک کینین پولیس میں یہاں پہ یا اوور آل جو نارمل پولیس کا کام ہوتا ہے۔ تو یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات میں بھی ڈھونڈ رہی ہوں، لیکن حکام جو ہے وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے اور بہت مشکل پیش آ رہی ہے۔ آخری سوال ارم، کیونکہ یہ بات آگے جا کے انویسٹیگیشن جن لائنز پہ ہو رہی ہے اس کے لیے امپورٹنٹ ہے، کینیا کا ویزا کیا ہے پالیسی پاکستانی صحافیوں کے لیے، کسی بھی صحافی کے لیے یا کسی بھی ٹورسٹ کے لیے اگر کینیا آنا ہے تو اس میں ویزا اپلائی کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، ڈیوریشن کیا ہے، اور ریجیکشن یا ایکسیپٹ کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے، وہ کتنی وقت لیتے ہیں اتھارٹیز ویزا اپروو کرنے میں؟ جی بالکل ماریہ، کیونکہ میں نے اگر میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتاؤں تو میں نے آبویسلی ورک ویزا، کیونکہ میں یہاں پہ آ کے کام کرنا چاہ رہی تھی، اس کے لیے بزنس / ورک ویزا اپلائی کیا۔ تو اس میں آپ جو ہے پاکستانی پاسپورٹ پہ آپ مجھے تو ایک دن میں ویزا مل گیا تھا اور وہ جو ہے 1 مہینے تک جو ہے اس کی اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن، لیکن وہ جو ہے آپ کو مجھے ویزا حاصل کرنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئی۔ اور جو ان کے پروسیجرز آپ پڑھتے ہیں تو اس میں بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ کام کے لیے آ رہے ہیں تو آپ اپنی آرگنائزیشن کے ڈاکیومنٹ سبمٹ کریں، آن لائن سبمٹ کرنا پڑتا ہے، آن لائن ہی آپ کو ویزا مل جاتا ہے، اور اسی پروسیس کے تھرو جو ہے جرنلسٹ جو ہے ویزا لے کر کینیا میں داخل ہو سکتے ہیں۔ وزٹ ویزا پہ آبویسلی اگر آپ کام کریں گے تو وہ ایک لیگل آفینس ہوگا، اور بہت ساری جگہوں پہ آپ کو فلمنگ کے لیے بھی پرمیشن لینی پڑتی ہے اور ایک میڈیا پاس بھی آپ کو چاہیے ہوتا ہے یہاں پر آنے کے بعد فورن میڈیا ڈپارٹمنٹ سے اگر آپ نے فلمنگ کرنی ہے۔ صحیح، بہت شکریہ۔